एक शरीफ नौजवान जिसे कदम कदम पर संसार किया गया। जालिम माशरे की नाइंसाफियों, करप्ट पुलिस और दौलतमंद बदमाशों ने उसे भी एक गुंडा बनने पर मजबूर कर दिया। और जब एक शरीफ इंसान जराइम पेशा बन जाए तो वो सब गुंडों से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। एक बदकिस्मत नौजवान जिसे जुर्म की दलदल ने एक आतिशफशां बना दिया। बदले की आग में जलते एक शरीफ नौजवान की कहानी। इंस्पेक्टर उस्मान ने अपना काम शुरू कर दिया था। वो पहले तो जुल्फी से सवाल करता रहा। जुल्फी हर सवाल का जवाब नफी में दे रहा था। उसके चेहरे पर बेपनाह खौफ था। कुछ ही देर के बाद इंस्पेक्टर उस्मान के हाथ हरकत में आ गए। शारिक ने करीब पड़ा हुआ थैला खोल लिया और उसमें से माचिस की डिब्बिया के बराबर काले रंग की एक छोटी सी डिब्बिया निकालकर कैमरे की फ्लैश लाइट की जगह फिट कर दी। फ्लैश लाइट उसने एक तरफ रख दी थी। कमरे में जुल्फी की चीखें गूंज रही थी। शारिक उस्मान और जुल्फी की तस्वीरें खींच रहा था। कैमरे पर लगाई जाने वाली वो स्याह डिब्बिया दरअसल इंफ्रारेड शुआओं की बैटरी थी। उसकी वजह से तस्वीरें खींचने के लिए रोशनी की जरूरत नहीं थी। तारीकी में भी तस्वीरें खींची जा सकती थी। शारिक ने 7-8 तस्वीरें खींच ली। आखिरी तस्वीर सबसे ज्यादा दिलचस्प थी। इंस्पेक्टर उस्मान ने जुल्फी की गर्दन पर बाजू से चोक होल्ड लगाया हुआ था। उन दोनों के चेहरे साफ नजर आ रहे थे। जुल्फी के चेहरे पर बेपनाह खौफ था। उसकी आंखें बाहर को उबली पड़ रही थीं, जबकि इंस्पेक्टर उस्मान के चेहरे पर जुनून और दरिंदगी के तासुरात थे। तस्वीरें खींचने के बाद शारिक छत से उतर आया। उसने कैमरा वहीं छोड़ दिया। वो जब कमरे में दाखिल हुआ तो इंस्पेक्टर उस्मान जुल्फी पर ठोकरें बरसा रहा था। शारिक उस्मान से बोला, बस छोड़ दो इसे, ये तुम्हें कुछ नहीं बताएगा, मैं पूछ लूंगा इससे। इंस्पेक्टर उस्मान बोला, मैंने तो पत्थरों को भी बोलने पर मजबूर कर दिया है, ये कैसे जबान नहीं खोलेगा। शारिक बोला, नहीं तुम अब छोड़ दो, मैं जबान खुलवा लूंगा इसकी। वो कुछ देर बाद बोला, ये जगह मेरा खुफिया ठिकाना है, यहाँ टेलीफोन भी मौजूद है, तुम फोन नंबर नोट कर लो। हाजी के बारे में जैसे ही कोई नई बात मालूम हो इस पर रिंग कर देना, मुझे फौरन इत्तला हो जाएगी। उस्मान ने नंबर नोट कर लिया और उसकी थोड़ी ही देर के बाद रुखसत हो गया। शारिक छत पर जाकर कैमरा ले आया। उसने कैमरे में से रील निकाल कर जेब में डाल ली और पप्पू की तरफ देखते हुए कहा, जानते हो जुल्फी ने असलहे की पेटी के बारे में जबान क्यों नहीं खोली। पप्पू बोला, नहीं। शारिक मुस्कुरा दिया, बोला, इसलिए कि असलहे की किसी पेटी का वजूद ही नहीं है। ये सारा ड्रामा इंस्पेक्टर उस्मान को फांसने के लिए रचाया था। अब वो मेरी मुट्ठी में है और वही करेगा जो मैं कहूंगा। फिर वो जफरी से बोला, जफरी, जुल्फी की गर्दन मरोड़कर इसकी लाश गड़ी शाहू के किसी इलाके में फेंक दो। अखबारात चीख उठे। चंद माह के सुकून के बाद शहर में कत्लो गारत का जो एक नया सिलसिला शुरू हुआ था, उसने पूरे शहर में खौफो हरास की एक लहर दौड़ा दी। सनसनीखेज खबरें शाया करने के साथ ही अखबारात बड़े लंबे चौड़े इदारिये लिख रहे थे, जिनमें सारा जोर लफ्फाजी पर था। इन इदारियों में हुक्मरानों और कानून के मुहाफिजों को मुरद इल्जाम ठहराया गया था। ये करके गोया अखबारात अपनी जिम्मेदारियों से ओहदा बरा हो चुके थे। सियासतदानों को अपनी दुकान चमकाने का मौका मिल गया था। वो भी रोजाना हुक्मरानों और कानून के मुहाफिजों के खिलाफ लंबे चौड़े बयानात दे रहे थे। अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। लोग एहतजाज करने के लिए सड़कों पर निकल आए थे। गवर्नर हाउस और चीफ मिनिस्टर हाउस के सामने लोगों के एहतजाजी मुजाहिरे रोज का मामूल बन चुका था। सब लोग जान चुके थे कि शहर में होने वाली ये कत्लो गारत 2 जराइम पेशा गिरोहों के तसादुम का नतीजा है। अखबारात में शारिक और समीना की गिरफ्तारी के लिए 20-20 लाख रुपए के इनाम का इश्तिहार छपा था। इन दोनों को मफरूर करार दिया गया था, लेकिन हाजी अफजाल मफरूर नहीं था। वो भी कत्लो गारत में मुलव्विस था और लोग मुतालबा कर रहे थे कि हाजी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता। सब लोग जानते थे कि असम्बलियों में हाजी के आदमी मौजूद हैं जो उसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं। अवाम का एक मुतालबा ये भी था कि इन लोगों की असम्बलियों की रुकनियत मुअत्तल कर दी जाए, लेकिन हुक्मरानों पर इन अवामी मुतालबों का कोई असर नहीं था। उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती थी। उसके बरक्स हाजी की हिफाजत के लिए सरकारी तौर पर 1 दर्जन मुहाफिज फराहम कर दिए गए थे। जदीद तरीन हथियारों से लैस 1 दर्जन पुलिस वालों में से 6 तो उसकी दरोगे वाली कोठी पर तैनात थे और 6 24 घंटे हाजी के साथ रहते थे। हुकूमत की तरफ से हाजी को मुहाफिज फराहम करने वाली खबर ने जलती पर तेल का काम किया। लोग एक बार फिर सड़कों पर निकल आए। हजारों लोगों ने चीफ मिनिस्टर हाउस पर हल्ला बोल दिया। उनका मुतालिबा था कि मुहाफिजों को हटाकर हाजी को गिरफ्तार किया जाए। इस मुजाहिरे का नतीजा ये हुआ कि मुहाफिज तो हटा दिए गए, लेकिन हाजी को गिरफ्तार नहीं किया गया। शारिक भी अखबारात में ये सब कुछ पढ़ रहा था। वो अच्छी तरह जानता था कि हुकूमत हाजी को गिरफ्तार नहीं करेगी, क्योंकि उसकी जड़ें बहुत मजबूत थीं और उसने अपने तौर पर हाजी की जड़ों को खोखला करना शुरू कर दिया था।
उसे यकीन था कि एक न एक दिन हाजी उसके कदमों पर गिर पड़ेगा या ये मुल्क छोड़कर भाग जाएगा। दूसरा रास्ता इख्तियार करने की सूरत में शारिक ने यह तय कर रखा था कि वो दुनिया के आखिरी कोने तक उसका पीछा करेगा और कहीं भी उसे चैन से नहीं बैठने देगा। ये शारिक की खुशकिस्मती थी कि इंस्पेक्टर उस्मान जैसा शख्स हाजी से अपना इंतकाम लेने के लिए उसके जाल में फंस गया था। इंस्पेक्टर उस्मान का शुमार भी उन लोगों में होता था जो हाजी जैसे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते थे। ये लोग कानून की वर्दी पहनकर अपने आप को कानून से बालातर समझने लगते। इन लोगों का पुलिस में आने का मकसद ही ये होता कि नाजायज़ दौलत समेटी जाए। इंस्पेक्टर उस्मान ने भी यही सब कुछ किया था। उसने अपनी बीवी और दूसरे लोगों के नाम पर बड़ी जायदाद बनाई थी। उसके अपने नाम पर 5 मरले का सिर्फ वो मकान था जो उसे बाप की तरफ से विरासत में मिला था। अफगानिस्तान जाने से पहले शारिक की जब पुलिस से आंख मचोली रहती थी तो उसका वास्ता इंस्पेक्टर उस्मान से भी बड़ा था। उस्मान उन दिनों मुजंग थाने का इंचार्ज था और शारिक अपना मुजंग वाला अड्डा चलाने के लिए उसे हर महीने लाखों रुपए का भत्ता दिया करता था। उसी दौर में शारिक ने उसके खिलाफ कुछ मालूमात जमा की थी जिनमें उसकी जायदाद की तफसील भी शामिल थी। इस जायदाद में गुलबर्ग में वाक़े एक बहुत बड़ी कोठी उसकी बेटी के नाम पर थी। उसी इलाके में एक और कोठी उसकी दूसरी बेटी के नाम पर थी। एक बेटा ट्रांसपोर्टर था। न सिर्फ शहर के कई रूट्स पर उसकी वैगनें चल रही थीं, बल्कि 4-5 लग्जरी बसें लाहौर से पेशावर के रूट्स पर भी चल रही थीं। दूसरा बेटा अमेरिका की पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में आला तालीम हासिल कर रहा था। शारिक ने ये तमाम मालूमात इसलिए जमा की थी कि किसी न किसी मौके पर उसके काम आएंगी। लेकिन इस दौरान उसे हाजी के कहने पर अफगानिस्तान जाना पड़ा और वापस आने पर इंकिशाफ हुआ कि इंस्पेक्टर उस्मान को हाजी की गिरफ्तारी के लिए छापा मारने के जुर्म में मुलाजिमत से बरतरफ कर दिया गया था। शारिक अच्छी तरह जानता था कि उस्मान ने ये छापा नेक नियति की बिना पर हाजी को गिरफ्तार करने के लिए नहीं मारा था, बल्कि उसका मकसद कुछ और था। हाजी के आदमियों ने शारिक के मुजंग वाले अड्डे पर राजे को मारा पीटा था और इंस्पेक्टर उस्मान हाजी से कुछ वसूल करना चाहता था। लेकिन हाजी ने उसकी पुलिस मुलाजमत से ही छुट्टी करवा दी और अब वो हाजी से इंतकाम लेने के लिए शारिक के कंधे पर बंदूक रख कर चलाना चाहता था। शारिक ने ऐसा जाल फैलाया था कि वो बड़ी आसानी से उसमें फंस गया था और अब जिंदगी भर इस जाल से नहीं निकल सकता था। दूसरे रोज अखबारात में जुल्फी के कत्ल की खबर भी शाया हुई। उसके साथ ही मजीदे का बयान भी था जिसमें शारिक को इस कत्ल का जिम्मेदार करार दिया गया था। मजीदे के बयान के मुताबिक गुज़श्ता रात 9 बजे के करीब शारिक के आदमी जुल्फी को दुकान से असलहे के जोर पर अगवा करके ले गए थे और फिर सुबह उसकी लाश मिली थी। पुलिस के जराये के मुताबिक जुल्फी को पहले तशद्दुद का निशाना बनाया गया था, फिर उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ दी गई थी जिससे उसकी मौत वाक़ हुई थी। पुलिस ने शारिक के खाते में कत्ल का एक और केस दर्ज कर लिया था। सुबह 9 बजे के करीब शारिक घर पर ही था कि कदीर का फोन आ गया। शारिक ने पूछा, खैरियत, कोई खास बात? कदीर बोला, इंस्पेक्टर उस्मान का फोन आया था, वो तुमसे मिलना चाहता है, 1 घंटे में यहाँ आ जाएगा। शारिक बोला, ठीक है, उसे कहना इंतजार करे, मैं 11 बजे तक पहुंच जाऊंगा। आधे घंटे बाद वो कोठी से निकला तो हुलिये से रिक्शा ड्राइवर ही लग रहा था। रिक्शा कोठी के गेट के बाहर खड़ा था। वो रिक्शा स्टार्ट करके जैसे ही गली के मोड़ पर पहुंचा, 2 औरतों ने उसे रुकने का इशारा किया। शारिक ने रोककर पूछा, कहाँ जाना है आपा जी? उनमें एक अधेड़ उम्र थी और दूसरी की उम्र 18-19 साल रही होगी। वो दोनों माँ बेटी थीं। दोनों की शक्लों में बड़ी मुशाबहत थी। अधेड़ उम्र औरत ने कहा, मुजंग जाना है बेटा। शारिक ने गर्दन हिलाकर उन्हें बैठने का इशारा किया। उनके बैठते ही वो रिक्शे को हरकत में ले आया। उसने मीटर भी डाउन कर दिया था। शारिक भी उस वक्त मुजंग ही जा रहा था। अगर इन औरतों ने कहीं और जाना होता तो वो उन्हें बिठाने से इनकार कर देता। उन औरतों ने मुजंग चौक पर ही रिक्शा रुकवा लिया। अधेड़ उम्र औरत ने झुककर मीटर देखा और पर्स में से 100 का नोट निकाल कर उसकी तरफ बढ़ा दिया। शारिक बोला, मेरे पास खुले नहीं हैं, आप वो सामने वाली दुकान से पैसे खुले करवा लें, मैं रिक्शा मोड़ लूँ। वो दोनों औरतें दुकान की तरफ चली गईं और शारिक ने रिक्शा आगे बढ़ा दिया। चंद गज आगे जाकर उसने रिक्शा एक गली में मोड़ दिया। उस औरत के पास खुले पैसे होते तो शायद वो ले लेता, लेकिन 100 के नोट के चक्कर में उसने इंतजार न किया। शारिक गुज़श्ता रात घर जाने से पहले यहाँ आया था। एक गली में उसने फोटोग्राफर की एक दुकान के सामने रिक्शा रोक लिया। उस गली में चंद ही दुकानें थीं जो रिहायशी मकानों के ज़ेरी हिस्सों में खोली गई थी। इन्हीं में एक दुकान मकसूद फोटोग्राफर की भी थी। ये मकान भी उसी का था। ऊपर के हिस्से में उसकी रिहाइश थी और नीचे उसने दुकान खोली हुई थी। मकसूद से शारिक की मुलाकात उस वक्त हुई थी जब यहाँ छांगे का राज था। छांगे के बाद शारिक ने उसकी गद्दी संभाल ली थी। उस दौर में बाहर के इलाके से आए हुए 2-3 गुंडों ने किसी बात पर मकसूद की न सिर्फ पिटाई कर दी बल्कि उसकी दुकान भी तोड़ फोड़ दी। उसका हजारों का नुकसान हुआ। मकसूद फरियाद लेकर शारिक के पास आया था। निशानदही होने पर शारिक ने उसी रोज उन गुंडों को पकड़ा। वो गुंडे नहीं बल्कि उठाई गिरे, उचक्के और सिनेमाओं में टिकट ब्लैक करने वाले थे। वो तो गुंडागर्दी के आदाब से भी वाकिफ नहीं थे।
शरीफ आदमियों के साथ मुंह मारी करके अपने आप को गुंडा समझने लगे थे। शारिक ने उन्हें धुनक कर रख दिया, फिर उन्हें मकसूद के पास ले आया। उन्होंने न सिर्फ मकसूद के पैरों पर गिरकर माफी मांगी बल्कि उसका नुकसान भी पूरा किया। गुज़श्ता रात शारिक ने इंस्पेक्टर उस्मान और जुल्फी की जो तस्वीरें खींची थी वो रील रात को ही शारिक ने मकसूद के हवाले कर दी। रील देते वक्त शारिक ने सिर्फ एक जुमला कहा, इस रील का राज सिर्फ तुम तक ही रहना चाहिए। वैसे भी शारिक को यकीन था कि मकसूद इन तस्वीरों के बारे में किसी को बताने की हिम्मत नहीं करेगा। शारिक ने जब दुकान के सामने रिक्शा रोका तो वहां एक और आदमी भी बैठा हुआ था। उसकी शक्ल से शारिक को ये अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश न आई कि उसका ताल्लुक पुलिस से है। उसे देखकर शारिक ठिठका कि कहीं मकसूद कोई चाल तो नहीं चल रहा, लेकिन शारिक ने इस ख्याल को जहन से झटक दिया। मकसूद ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकता था जिस पर उसे बाद में पछताना पड़ता। शारिक रिक्शे से उतरकर जब दुकान के दरवाजे में दाखिल हुआ तो ठीक उसी वक्त मकसूद एक नौउम्र लड़की के साथ स्टूडियो के दरवाजे से बरामद हुआ। उस पुलिस वाले की मौजूदगी में शारिक को देखकर मकसूद पर कुछ घबराहट सी तारी हो गई। वो शारिक की तरफ देखते हुए जल्दी से बोला, अरे भाई, तुम्हारी वो तस्वीर ठीक से नहीं खींची, अंदर चलकर बैठो, दोबारा खींचनी पड़ेगी। शारिक बड़बड़ाया, इसका मतलब है 2 दिन और देर हो जाएगी। रिक्शे का लाइसेंस बनवाना है यार, रोज चालान होता है। मकसूद बोला, तुम अंदर चलकर बैठो, अभी तस्वीर खींचता हूँ, कल मिल जाएगी। शारिक स्टूडियो वाले कमरे में आ गया। मकसूद तकरीबन 5 मिनट के बाद अंदर आया। उसने दरवाजा बंद कर दिया। यह हेड कांस्टेबल था जो चंद रोज पहले ही ट्रांसफर होकर इस थाने में आया था। मकसूद ने सरगोशियाना लहजे में कहा, मैट्रिक के दाखिले जारी हैं, जो अपनी बेटी की तस्वीरें खिंचवाने आया था। शारिक मुस्कुराया, बोला, मैं तुम्हारी बात सुनकर समझ गया था, तस्वीरें बन गई क्या? मकसूद ने डार्क रूम का मुकफ्फल दरवाजा खोला, बोला, हाँ मेरे साथ आओ। वो इशारा करता हुआ अंदर दाखिल हो गया। शारिक भी उसके पीछे ही अंदर दाखिल हुआ। मकसूद ने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया और मुकफ्फल दरवाजा खोलकर एक लिफाफा निकाल कर शारिक की तरफ बढ़ाया। बोला, नेगेटिव भी इसी में है। फिर बोला, ये तस्वीरें तो ऐसी हैं कि साबिका पुलिस इंस्पेक्टर उस्मान को बिला रुकावट फांसी के तख्ते पर पहुंचा सकती हैं। आज सुबह ही तो इस आदमी के कत्ल की खबर अखबारों में शाया हुई है। शारिक ने लिफाफे में से तस्वीरें निकाली और एक एक करके देखने लगा। तमाम तस्वीरें साफ आई थीं। 2 तस्वीरें तो बहुत ही साफ थीं, जिसमें उस्मान ने जुल्फी की गर्दन दबोची हुई थी। दोनों के चेहरे भी साफ नजर आ रहे थे। मकसूद उसके हाथ में तस्वीर देखकर बोला, ये तस्वीर, ये तो इंस्पेक्टर उस्मान को सीधा फांसी के तख्ते पर पहुंचा देगी। शारिक बोला, अभी उसे फांसी के तख्ते पर नहीं पहुंचाना। शारिक ने जेब से 500 का नोट निकालकर उसके हाथ में थमा दिया। फिर बोला, इन तस्वीरों के बारे में तुम्हारी जबान बंद रहेगी। मकसूद बोला, फिक्र मत करो शारिक बाबू, ये राज मेरे सीने में दफन रहेगा। उसने डार्क रूम का दरवाजा खोल दिया। शारिक ने लिफाफा जेब में रख लिया और डार्क रूम से निकलकर स्टूडियो रूम और फिर दुकान के बैरूनी हिस्से में आ गया। इस दौरान दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आया था। शारिक दुकान से निकलकर रिक्शे में बैठा और इचरे की तरफ रवाना हो गया। सड़कों पर उस रोज भी चेकिंग हो रही थी, लेकिन शारिक को रिक्शा ड्राइवरी का ये फायदा हुआ कि उसे कहीं रोका न गया। जब वो कदीर के डेरे पर पहुंचा तो इंस्पेक्टर उस्मान को बड़ी बेताबी से अपना मुंतजिर पाया। शारिक ने हाथ मिलाते हुए सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। बोला, क्या बात है इंस्पेक्टर, कोई खास इत्तला जिसके लिए तुम्हें खुद आना पड़ा? इंस्पेक्टर उस्मान बोला, इत्तला कोई नहीं है, लेकिन ये मरा कैसे? उसने हाथ में पकड़ा हुआ अखबार उसके सामने फैला दिया। उसके लहजे में झुंझलाहट थी। शारिक लापरवाही से बोला, इसकी मौत आई हुई थी, मर गया। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि जुल्फी कमजोर आदमी है, हाथ जरा हल्का रखना। इंस्पेक्टर उस्मान बोला, मैं जब यहाँ से गया था तो वो जिंदा था और ठीक ठाक था। अगर तुम ये कहना चाहते हो कि वो मेरे हाथों मारा गया है तो ये गलत है। शारिक ने लिफाफे में से तस्वीरें निकालकर उसकी तरफ बढ़ाई। बोला, इसका फैसला तुम खुद ही कर लो। अखबार में लिखा है कि जुल्फी की मौत गर्दन की हड्डी टूटने की वजह से हुई है। इसमें एक तस्वीर ऐसी भी है जो डॉक्टरों के इस बयान की तस्दीक करती है। उस्मान जैसे जैसे तस्वीरें देख रहा था उसके चेहरे के तासुरात बदलते जा रहे थे। वो तस्वीर सामने आई तो उसका चेहरा एकदम स्याह पड़ गया। इंस्पेक्टर उस्मान चीखा, ये बकवास है, मैंने इसे कत्ल नहीं किया। उसने गुस्से में तमाम तस्वीरें एक तरफ फेंक दी। शारिक बोला, ये तस्वीरें जिस हकीकत को बयान कर रही हैं तुम उससे इनकार नहीं कर सकते। तुम बहुत चालाक बन रहे थे ना इंस्पेक्टर। हाजी से अपना इंतकाम लेने के लिए तुमने मुझे आगे करना चाहा। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मुझे वो वक्त भी याद है जब तुम मुझसे लाखों रुपए महीने का भत्ता लेने के बावजूद आए दिन मुझे बंद करने की धमकियां दिया करते थे। तुम एक मामूली से इंस्पेक्टर हो, तुम्हारी तनख्वाह में तो एक शरीफ और दयानतदार शख्स के घर का महीने का खर्च भी पूरा नहीं होता, लेकिन तुमने जो जायदाद बना रखी है उसकी मालियत करोड़ों से भी ज्यादा है। शारिक एक लम्हे को खामोश हुआ, फिर उसकी जायदाद का हिसाब गिनवाने लगा। फिर बोला, मैं तुम्हारी जायदाद का ये आदादोशुमार हुकूमत को फराहम करने वाला था, लेकिन इत्तेफाक से तुम खुद ही मेरे पास आ गए और मुझे हाजी के खिलाफ आलाकार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है कि अदालत से मुलाजिमत बहाल होने के बाद तुम हाजी से अपनी दुश्मनी भूल जाते, उससे माफी मांग लेते और मुझे सलाखों के पीछे पहुंचाने की कोशिश करते। लेकिन मैं भी कच्ची गोलियां नहीं खेला।
मैंने पक्का बंदोबस्त कर लिया है। अगर तुम्हारी इंस्पेक्टरी बहाल हो भी गई तो तुम मेरे खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकोगे। इंस्पेक्टर उस्मान की हालत गैर हो रही थी। शारिक से अपनी जायदाद की तफसील सुनकर उसका दिमाग घूम गया था। वो चीखा, लेकिन मैंने जुल्फी को कत्ल नहीं किया। शारिक मुस्कुराया, बोला, इससे क्या फर्क पड़ता है? जुल्फी को कत्ल किसी ने भी किया हो, इस तस्वीर को तो कोई झुटला नहीं सकता ना। इंस्पेक्टर उस्मान चीखा, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। शारिक बोला, सब कुछ मैंने सिर्फ इसलिए किया है कि तुम मेरे साथ ताउन करते रहो। हमारी दोस्ती की कोई बुनियाद तो होनी चाहिए। इन तस्वीरों को बुनियाद ही समझ लो। मुझे यकीन है कि जब तक इन तस्वीरों के नेगेटिव मेरे पास हैं, उस वक्त तक तुम दोस्ती निभाते रहोगे। मैं एक बार फिर बता देना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता, लेकिन अगर तुमने मुझे किसी मौके पर डबल क्रॉस करने की कोशिश की तो। इंस्पेक्टर उस्मान के मुंह से बेख्तियार गहरा सांस निकला। बोला, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया शारिक। मैं बगैर किसी दबाव के तुम्हारे साथ ताउन करना चाहता था, लेकिन तुमने। शारिक ने उसकी बात काटी। बोला, वो ताउन तुम अपने मकसद के लिए कर रहे थे। तुम्हारा मकसद पूरा हो जाता तो तुम अलग हो जाते। मैंने पेशबंदी की है। अब अगर तुम्हारी मुलाजमत बहाल हो भी गई तो मुझे परेशानी नहीं होगी। और एक बात और भी तुम्हें बता दूं। वो उसके करीब होते हुए बोला, मैं तुमसे जो भी काम लूंगा उसका मुआवजा दूंगा। इस मौके पर इंस्पेक्टर उस्मान ने कुछ कहना चाहा, मगर शारिक ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। बोला, मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास बहुत दौलत है, लेकिन ये भी जानता हूं कि तुम जैसे लोगों की हवस कम नहीं होती। मैं तुम्हें जो मुआवजा दूंगा वो तुम्हारे तसव्वुर से भी कहीं ज्यादा होगा। इंस्पेक्टर उस्मान ने गहरा सांस लेते हुए कहा, ठीक है, क्या चाहते हो? शारिक बोला, सबसे पहले तो ये कंफर्म करना है कि हाजी कमाल कराची से लाहौर कब पहुंच रहा है और यहाँ से कब आगे जाएगा। इंस्पेक्टर उस्मान बोला, उस कमाल आजकल में लाहौर पहुंचने ही वाला है। मैं तुम्हें इत्तला कर दूंगा। शारिक उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोला, इत्तला तुम इसी फोन पर दोगे? मुझे फौरन खबर हो जाएगी। हाँ, एक बात और, पुलिस या किसी गैर मुतल्लिक आदमी को इस डेरे का पता नहीं चलना चाहिए। अगर मैंने किसी मुश्तबा आदमी को आसपास मंडलाते भी देखा तो मैं अपने वादे पर कायम नहीं रहूंगा। अब तुम जा सकते हो। बार बार यहाँ आने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फोन पर राब्ता रखोगे। इंस्पेक्टर उस्मान चंद लम्हे खूंखार नजरों से उसकी तरफ देखता रहा, फिर तेजी से घूमकर बाहर आ गया। जफरी ने जमीन पर बिखरी हुई तस्वीरें उठाते हुए कहा, शारिक बाबू, तुमने कमाल कर दिया। ये तस्वीरें कब खींची थी? हमें पता ही नहीं चला। शारिक बोला, अगर मैं ये तस्वीरें न खींचता तो इस वक्त सूरत हाल मुख्तलिफ होती। खैर, अब हमारे काम में आसानी हो जाएगी। इंस्पेक्टर उस्मान से हमें न सिर्फ हाजी बल्कि दूसरे लोगों के बारे में भी मुफीद इत्तलात मिलती रहेंगी। पप्पू बोला, तुमने एक गलती कर दी शारिक बाबू। शारिक बोला, वो क्या? पप्पू बोला, जुल्फी की बजाय मजीदे को उठाना था। शारिक ने कहा, नहीं, किसी को सजा देने का मेरा नजरिया दूसरों से मुख्तलिफ है। सजा का मकसद ये होता है कि वो शख्स इबरत हासिल करे और आइंदा मोहतात रहे। अगर उसे मौत के घाट उतार दिया जाए तो सजा का मकसद खत्म हो गया। उसकी जिंदगी ही खत्म हो गई तो सजा कैसी? मरने के बाद तो उसकी निजात हो गई। सजा तो वो है कि वो जिंदा रहे और सजा भुगते, तकलीफ उठाए और उस जुर्म को याद करे जिसके एवज उसे सजा मिली है। शारिक चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला, यह है मेरा सजा देने का नजरिया। मैं हाजी को सजा देना चाहता हूँ। अगर उसे कत्ल कर दूं तो वो इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा। मैं उसे जिंदा रख कर सजा देना चाहता हूँ। उसके 2 रिश्तेदारों को कत्ल कर दिया। उसका दुख हाजी भुगत रहा है। उसकी कोठी को आग लगा दी। हाजी इस नुकसान पर तिलमिला रहा है। उसे पता चल रहा है कि उसे किस बात की सजा मिल रही है। यही कुछ सूरत हाल मजीदे की है। अगर मजीदे को मार दिया जाता तो क्या होता? कुछ भी नहीं, लेकिन उसके एक बंदे को अगले जहान पहुंचा दिया। ये मजीदे के लिए सजा है। वो खौफजदा हो गया है। उसे ये खौफ है कि कहीं उसे भी कत्ल न कर दिया जाए। वो इसी खौफ से छुपता फिरेगा और यही खौफ उसके लिए सजा है। जफरी बोला, सजा का ये फलसफा मेरे पल्ले नहीं पड़ा, लेकिन तुम शायद ठीक कहते हो। शारिक बोला, इसमें पल्ले न पड़ने वाली क्या बात है? एक मेरी मिसाल ले लो। हाजी मुझे सजा देना चाहता था। उसने पहले मेरी माँ और बहन को नुकसान पहुंचाया, मुझे तकलीफ पहुंची, फिर मेरे दोस्त को कत्ल कर दिया। सुहेल तो इस दुनिया से रुखसत हो गया, लेकिन सजा मैं भुगत रहा हूँ उसके दुख में तड़प कर। जफरी बोला, ये तो तुम वाकई ठीक कह रहे हो शारिक भाऊ। शारिक उठते हुए बोला, चलो अच्छा, बहस खत्म, मैं अब घर चलता हूँ। तुम में से एक आदमी हर वक्त यहाँ मौजूद रहेगा। जब भी इंस्पेक्टर उस्मान की तरफ से कोई पैगाम मिले मुझे फौरी तौर पर इत्तला मिलनी चाहिए। और कदीर, तुम अपने रिक्शे पर गड़ीशाऊ में मजीदे के अड्डे के आसपास चक्कर लगाते रहो। अगर उसके बारे में कोई बात मालूम हो तो मुझे बताना। कदीर बोला, ठीक है शारिक बाबू, मैं सुबह उधर का चक्कर लगाऊंगा। शारिक डेरे से बाहर आ गया। कुछ ही देर के बाद उसका रिक्शा मेन रोड पर हल्की रफ्तार से जा रहा था। उसने जैसे ही गुलबर्ग की तरफ जाने वाली सड़क पर मुड़ना चाहा, 2 पुलिस वालों ने उसे रोक लिया। उन दोनों के हाथों में राइफलें थीं। शारिक ने बारी बारी दोनों की तरफ देखा। बोला, क्या बात है संतरी बादशाह? एक पुलिस वाले ने कहा, खाली जा रहे हो, हमें बिठा लो, नहर पर फवारे के पास छोड़ देना। वो दोनों रिक्शे में बैठ गए। शारिक ने पीछे मुड़कर देखते हुए कहा, आजकल शहर में बड़ी अफरा तफरी मची हुई है।
रोज 1-2 कत्ल हो रहे हैं, अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया। एक पुलिस वाला बोला, कोई पकड़ा कैसे जाए, 2 पार्टियों का टकराव हो रहा है। एक पार्टी हाजी की है और हाजी ऐसा आदमी है कि हुकूमत उस पर हाथ डालते हुए डरती है। दूसरी पार्टी शारिक की है, हुकूमत अपना सारा जोर शारिक की गिरफ्तारी पर लगा रही है, लेकिन वो तो छल्लावा है, अभी तक उसका कोई सुराग ही नहीं मिला। दूसरा पुलिस वाला बोला, और उसके साथ एक लड़की भी है, क्या नाम है उसका? पहले पुलिस वाले ने कहा, समीना। वो भी हवा बनी हुई है। हाजी की समनाबाद वाली कोठी में उसने आग लगाई थी और हाजी के साले को भी वही उठाकर ले गई थी। उस वक्त शारिक भी उसके साथ था। उसके बाद उन्होंने कार्रवाइयां की हैं, लेकिन वो दोनों पकड़ाई नहीं दे रहे। शारिक बोला, कल जो कत्ल हुआ है वो किसके खाते में डाला गया है? दूसरे ने कहा, वो भी शारिक के खाते में ही है, वो गड़ी शाहू वाले मजीदे का बंदा था। लगता है हाजी के साथ मजीदा भी शारिक के खिलाफ मैदान में आ गया है। पहले पुलिस वाले ने कहा, आज शाम को पुलिस ने समीना के बाप को भी पकड़ लिया है, वो भी अपनी बेटी के बारे में कुछ नहीं बता सका। उसकी बात सुनकर शारिक चौंक गया। ये एक तशवीशनाक खबर थी। वो बोला, फिर क्या हुआ जी? उसे तो बंद कर दिया होगा। पुलिस वाला बोला, उसे बंद करके क्या लेना, छोड़ दिया उसे। शारिक बोला, सुना है शारिक और समीना की गिरफ्तारी पर 20-20 लाख रुपए का इनाम है। पहले वाला बोला, हाँ इनाम तो है, लेकिन अपनी ऐसी किस्मत कहाँ कि शारिक को गिरफ्तार कर सके। शारिक हंसते हुए बोला, मुझे शारिक समझ के पकड़ लें संतरी बादशाह, 20 लाख रुपए तो मिल जाएंगे। पुलिस वाला बोला, बड़ा शौक है तुझे जेल जाने का, चल रिक्शा रोक, बड़ी मेहरबानी तेरी। आगे सड़क के किनारे पुलिस की एक गाड़ी खड़ी थी। 2-3 मुसल्ला पुलिस वाले सड़क पर खड़े थे। शारिक ने उनके करीब रिक्शा रोक लिया। सड़क पर खड़ा हुआ पुलिस वाला उसकी तरफ आया, लेकिन पुलिस वालों को रिक्शे से उतरते देखकर वो रुक गया। शारिक मुस्कुरा दिया। उसने हाथ उठाकर पुलिस वालों को सलाम किया और रिक्शा आगे बढ़ा दिया। वो दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था। पुलिस वालों ने उसे छल्लावा बनाया हुआ था। वो तकरीबन 2 मील तक सफर के दौरान उनसे बातें करता रहा था और पुलिस वाले उसे पहचान ही न सके थे। अखबारों में उसकी जो तस्वीरें शाया हुई थीं वो बहुत पुरानी थीं। मौजूदा हुलिये में कोई आदमी उसे कैसे पहचान सकता? पुलिस वालों के पास इस तस्वीर के अलावा उसकी शनाख्त का कोई जरिया नहीं था, और जाहिर है वो तस्वीर भी हर पुलिस वाले के पास नहीं थी।